Hi guys, I am C. Ishika Khandelwal and welcome to the first lecture of Strategic Cost Management. अगर आपने कल का ओरिएंटेशन लेक्चर नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वो लेक्चर देख ले। उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कौन से टॉपिक्स को कितना वेटेज है हमने वो देखा एंड ऑल्सो हमने देखा कि हम हमारे कोर्स में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो एक बार आपकी क्लैरिटी के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो लेक्चर देखें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो सब्जेक्ट का नाम है हमारे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मुझे एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट आपके सब्जेक्ट का नाम क्या रख सकती थी? कॉस्टिंग रख सकती थी जैसा इंटर में था, या एडवांस्ड कॉस्टिंग रख सकती थी क्योंकि इट इज अबाउट कॉस्ट। तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इतनी वैल्यू क्यों दी गई है? देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब एग्जाम्पल में ये देख लो, आप सीएमए फाइनलिस्ट हो, आपके पास क्या ऑप्शन है? आप सीएमए फाइनलिस्ट हो, आप सोचते हो कि मुझे कोचिंग लेनी है, फाइनल मुझे ये अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है। आप सोचते हो मेरे पास एक फिजिकली अटेंड करने का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है कि मैं वर्चुअली क्लासेस करूं। आपको लगता है कि ठीक है ये ऑप्शन हो गया, मैं फिजिकली ऑप्ट करूंगा। इसमें फिर आप आगे जाते हो, आप ये देखते हो कि दो इंस्टीट्यूट बेस्ट है। आप जो सिटी में जाना चाहते हो आप देखते हो उसमें दो इंस्टीट्यूट बेस्ट है, ए इंस्टीट्यूट, बी इंस्टीट्यूट। आपके पास क्या ऑप्शन हो गए कि आप सारे सब्जेक्ट्स ए इंस्टीट्यूट से पढ़ लो या सारे सब्जेक्ट्स आप बी इंस्टीट्यूट से पढ़ो। फिर आपके दिमाग में आता है यार इसकी जो ये एक्स फैकल्टी है ना ये बहुत अच्छी है, तो मुझे ये सब्जेक्ट इनके पास से पढ़ना है। और बी इंस्टीट्यूट की जो वाई फैकल्टी है ना ये बहुत अमेजिंग है, मुझे इनके पास से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप पूरा एनालिसिस करते हो और आप फिर डिसाइड करते हो कि कुछ सब्जेक्ट्स मैं इधर से पढ़ूंगा और कुछ मैं इधर से पढ़ूंगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप डिसीजन ले रहे हो, बट आप कुछ फैक्टर्स रख रहे हो, आप कुछ पॉइंट्स रख रहे हो। आप किस बेसिस पे डिसीजन लोगे कि यार ये फैकल्टी के मैंने लेक्चर्स देखे, ये बहुत अच्छा है और ये जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ रहा है। तो बेसिकली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आप समझ सक रहे हो। फिर आप एक और चीज़ कंसिडर करोगे, आप सोचोगे कि कॉस्ट भी जो है वो इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं चार्ज करना पड़ रहा। आप ये भी एक पॉइंट रखोगे सोचते टाइम, इस बेसिस पे आप एक डिसीजन लोगे। ये आपके फाइनल लेवल पे हो गया। अब आप स्टूडेंट हो अभी, बट आप जब सीए में बनोगे, जब बनोगे या बस यही अटेम्प्ट में बनना है, ये अटेम्प्ट में बनना है तो आपको सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सीए में बनोगे तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? आपकी पोस्ट क्या रहने वाली है? आपकी पोस्ट रहेगी एक मैनेजरियल पोस्ट, आप रहोगे एक मैनेजर। अब मैनेजर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीज़ें मैनेज करो और डिसीजंस लो। अब सिर्फ डिसीजंस लेना है ऐसे बोल के कि मेरा मन कर रहा आज मैं ये डिसीजन ले लूंगा, रैंडमली आप नहीं डिसीजन ले सकते। आपको डिसीजन लेने के लिए क्या लगेगी? आपको कुछ स्किल्स लगेगी। कैसे? सपोज आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में हो और आपको बोला गया है कि आप कुछ लोगों से कोटेशंस लो कि आपको एक ऑफिस कितने रुपए में कंस्ट्रक्ट करके देंगे। आपके पास 3 कोटेशंस आते हैं, एक ए से आता है, बी से आता है और सी से आता है। ए आपको क्या कोटेशन देता है कि मैं आपको 30 करोड़ में ऑफिस बना के दे दूंगा। बी बोलता है मैं आपको सेम चीज़ 40 करोड़ में दे दूंगा और सी बोलता है मैं 10 करोड़ में दूंगा, 10 करोड़ में कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है, मतलब जिसकी प्राइस जो सबसे कम कोट कर रहा है उसको चूज करना चाहिए। बट बेटा ये जो सबसे कम कोट कर रहा है ये इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये तो एक सेकेंड थर्ड कोई भी क्लास का बच्चा भी बता सकता है। आपकी प्रोफेशनल डिग्री का क्या यूज हो रहा है इधर? कोई यूज नहीं है। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आपकी स्किल्स और नॉलेज का यूज करो और फिर डिसीजन लो। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप कुछ फैक्टर्स रखो। फिर आप सोचते हो कि यार सिर्फ मैं कॉस्ट के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकता कि ये लोग क्या कोट दे रहे हैं, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। आप सोचते हो मैं एक बार पूछूं तो ये लोग कितना टाइम लेने वाले कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो 30 करोड़ वाला बोलता है कि मैं 2 मंथ्स में आपको दे दूंगा, कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा आपको ऑफिस जो चाहिए। 40 करोड़ वाला बोलता है मैं सिमिलर चीज़ आपको 1.5 मंथ्स में दे दूंगा।
और ये जो 10 करोड़ वाला है ये आपको बोलता है कि हमारे पास मैन पावर कम है, इसलिए मुझे 6 मंथ्स लगेंगे टू कंस्ट्रक्ट दिस। अब मुझे बताओ आपका डिसीजन चेंज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि भले ही इधर पैसा ज़्यादा लग रहा है बट सी 1.5 महीने में कर रहा है, एंड ऑल्सो इधर पैसा 30 करोड़ है बट ये 2 मंथ्स में कर रहा है। अब आप कुछ और फैक्टर्स लगाओगे और आप चेक करोगे कि आपके लिए कौन सा इकोनॉमिकल है, आप कौन सा अफोर्ड कर सकते हो। तो दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सीएमए कि आप आपकी स्किल्स यूज करो और नॉलेज यूज करो ताकि आप कम से कम कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट अचीव कर सके। अब यही स्किल्स और नॉलेज आपको किसके थ्रू मिलेगा? ये सब्जेक्ट के थ्रू। इंस्टीट्यूट ने सारी टेक्निक्स और नॉलेज आपको दिया है अभी ये मटेरियल में, ताकि आप ये अचीव कर सको आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ये हमने देख लिया कि डिसीजन मेकिंग क्यों दिया गया और इतनी वैल्यू क्यों है हमारे कोर्स में। आगे बढ़ते हैं। अभी कोई भी बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या होता है? अल्टीमेट एम है टू अर्न प्रॉफिट। बस हमको पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए और बहुत पैसा कमाना है। ठीक है, अब मैं हूं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और मैं सोचती हूँ ये बॉटल मैन्युफैक्चर करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब ये सिमिलर जो बॉटल है इसकी मार्केट में क्या रेट है, मतलब लोग कितना इसके लिए पे करने तैयार है? सिमिलर जो कंपनीज है वो लोग ये बॉटल बेचती है 500 रुपये में, स्टील की बॉटल है तो लोग 500 में बेचती है और लोग खरीदते भी 500 रुपये में। ठीक है, तो मैं भी सेम प्राइस रखती हूँ कि सेलिंग प्राइस मैं भी 500 रखती हूँ। मैंने शुरू किया और मुझे रियलाइज़ हुआ यार मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मुझे 300 रुपये लग रहा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग मुझे कॉस्ट 300 जा रही है। अब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, बेसिक फॉर्मूला 500 माइनस 300 कितना हो रहा है आपका? 200 रुपये पर यूनिट का आपका मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो हूँ लालची, मैंने सोचा नहीं मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं, मुझे चाहिए और प्रॉफिट। अब और प्रॉफिट के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास और प्रॉफिट अर्न करने के क्या ऑप्शन है? एक ये है कि जो ये सेलिंग प्राइस है इसको मैं बढ़ा दूं, मतलब अगर ये 500 की सेलिंग प्राइस है तो मैं 550 में प्रोडक्ट बेचूं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको मैं टारगेट करके कम करूं, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको मैं कम करने का ट्राई करूंगी। दोनों का एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर आप 500 रुपये में जब सेलिंग प्राइस रख रहे थे तो हमको डिमांड कितनी आई? हमको डिमांड आई ऑफ 1000 बॉटल्स, तो 1000 यूनिट्स की डिमांड आई। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ₹200 इंटू 1000 यूनिट्स का, तो ऐसे हमको ₹2 लाख का प्रॉफिट हुआ। ऑफ कोर्स मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो मैं अभी रखूँगी ₹550। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी है, मुझे अभी प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो मैं सेलिंग प्राइस मेरे मर्जी से रखूँगी। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे बताओ नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में क्या होता है? जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। तो जो आपकी डिमांड पहले कितनी थी? 1000 यूनिट्स की, अब आपने देखा कि यार ये तो मुझे डिमांड जो इतनी थी अब वो 980 यूनिट्स हो गई, मेरी डिमांड तो कम हो गई क्योंकि मैंने प्राइस बढ़ा दी है। तो अब आपको प्रॉफिट कितना होगा? अब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसकी सेलिंग प्राइस आपने 550 कर दी, प्राइस बढ़ा दी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सेम लग रहा है आपको 300 रुपये का, इंटू 980 यूनिट्स कितना हो रहा है? ये 550 माइनस 300 इंटू 980, 2,45,000 रुपीज। तो दो आपकी जो डिमांड है वो कम हुई है लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ा है आपने, इसीलिए आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा। बट क्या ये हमने करना चाहिए? देखते हैं आगे चल के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? आपको और प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट एक सेलिंग प्राइस बढ़ा के आप अचीव कर सकते हो, दूसरा क्या था? कॉस्ट कम कर सकते हो।
तो सेलिंग प्राइस जो है अब आपकी सेम रखेंगे जो मार्केट सिचुएशन में आपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में थी। कॉस्ट आप कितना रखते हो, कॉस्ट आप आपके जो मटेरियल सप्लाईज है वो चेंज करके आप जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जो पहले 300 रुपीज़ थी आप वो कम करके 280 रुपीज़ पे ला देते हो। अब आपका प्रॉफिट कितना होगा, डिमांड उतनी ही है सेम जो नॉर्मल में थी 1000 यूनिट्स, क्योंकि बाहर वालों के लिए प्राइस चेंज नहीं होना, ये प्राइस आप लोगों के लिए चेंज हुआ है तो इट इज इंटरनल। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अब रहेगा 500 माइनस 280 इंटू 1000 यूनिट्स, तो 500 माइनस 280 इंटू 1000, 2,20,000। प्रॉफिट बढ़ा आपका, पहले आप देखोगे ये सिचुएशन में कितना था प्रॉफिट, इधर आपका नॉर्मल में जब आप सेलिंग प्राइस 500 थी, कॉस्ट 300 थी, तो आपका 2 लाख प्रॉफिट था। जैसे ही आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी आपका प्रॉफिट बढ़ा, दो डिमांड कम हुई बट प्रॉफिट बढ़ा। फिर आपने क्या किया, आपने ये ट्राई किया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैं कम करता हूँ, उससे प्रॉफिट बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, 2 लाख का 2,20,000 हो गया। अब मुझे बताओ व्हाट इज इजियर टू अचीव, सेलिंग प्राइस बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना, क्या इजी है दोनों में से, एक बार सोचो। आप बोलोगे मैम सेलिंग प्राइस तो हमारे हाथ में, मतलब मेरी आज इच्छा है कि मुझे 500 का 550 करना है, ये आसान तरीका क्योंकि मुझे सिर्फ सोचना है, तो ये इजी ऑप्शन है। बट मैं बोलूंगी ये आंसर है बिल्कुल गलत। क्यों, एज आई टोल्ड यू इकोनॉमिक्स आपने 12th में पढ़ा था, आप प्राइस बढ़ाओगे, आप इसकी प्राइस बढ़ाओगे, इसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि सिमिलर फीचर्स के जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मार्केट में। पीपल वोंट प्रेफर कि हम आपसे खरीदें क्योंकि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो सेम प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम कम करें। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, कॉस्ट में क्या इन्वॉल्व है, फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है और वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो आप बोलोगे कि मैम फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे चेंज करें, वो तो लगना ही है, बिल्कुल लगना है, बट आपका फोकस फिर क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल कॉस्ट है आप उसको कम करो। कैसे कम करोगे वो हम कहाँ देखेंगे, हमारे एक चैप्टर में जिसका नाम है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में हम देखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट को कम करें और हम कितनी कॉस्ट रखें जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये हम देखेंगे आगे। चलो आगे चलते हैं। अब मैं सोचती हूँ ये साल मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, 10 करोड़ का प्रॉफिट मुझे अर्न करना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि पिछले साल मैंने 8 करोड़ अर्न कर लिया था, तो ये साल मेरा कि नहीं मुझे 10 करोड़ तो अचीव करनी ही है। अब 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, मैं ये बार अलग ये करूँगी कि मैं बहुत सारी मार्केटिंग करूँगी और मेरा जो सेल्स है वो मैं इसको 60 करोड़ करूँगी। तो जो मेरा सेल्स है ये फिगर मैं 60 करोड़ की अचीव कर लूँगी बाय मार्केटिंग और अलग अलग चीज़ें लोगों तक अप्रोच करके मैं कर लूँगी। और मेरा टारगेट प्रॉफिट है 10 करोड़, जो मैंने सोचा है कि मुझे ये साल अचीव करना ही है, ये मैंने प्रॉफिट सोच के रखा है कि मुझे अचीव करना है। अब मुझे बताओ जो सेल्स मैंने अज्यूम किया कि मैं ये अचीव कर लूँगी और मुझे प्रॉफिट पता है कि मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये मिनिमम मुझे इतना प्रॉफिट अचीव करना ही है ये साल, तो क्या मैं कॉस्ट निकाल सकती हूँ। प्रॉफिट क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट है, तो अगर मेरे पास सेल्स और प्रॉफिट है तो मैं क्या कॉस्ट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट शुड बी 50 करोड़ रुपीस, कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी 50 करोड़ रुपीस। तो अब आप बोलो कि मैम ये कौन सा हिसाब है कि मतलब मैं कॉस्ट कैसे बाद में डिसाइड कर रहा हूँ और मैं सेल्स पहले डिसाइड कर रहा हूँ, प्रॉफिट मैं पहले ही सोच रहा हूँ। सब समझेगा, ये हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग। क्या नाम है, टारगेट कॉस्टिंग।
टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या देखेंगे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक टारगेट प्रॉफिट सेट करते हैं, हम एक अमाउंट सेट करते कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, वो मैंने सेट कर दिया। उसके बेसिस पे मैं क्या निकालूंगी कि मुझे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए कि मैं उतना प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका नाम आएगा टारगेट कॉस्ट। ये पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। ओके, सॉरी गाइज, एक्चुअली ये पेंसिल थोड़ी डिस्चार्ज हो गई थी तो इसकी चार्जिंग अभी मैंने थोड़ी चार्जिंग कर ली, इसलिए ब्रेक लग गया। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम ये थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए नया इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज नोन एज, दिस कॉस्ट इज नोन एज टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट क्या हुई है, हमने क्या किया, इसमें प्रोसेस क्या था कि हमने एक प्रॉफिट सेट किया कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, विच वॉज 10 करोड़ का आपने प्रॉफिट सेट किया मैंने कि मुझे ये इतना प्रॉफिट इस साल अर्न करना है। फिर जो मेरे पास सेल्स है या मुझे लगता है कि मैं इतने सेलिंग प्राइस में इतना रख सकता हूँ और मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, उस बेसिस पे मैंने सेल्स डिसाइड कर लिया और सेल्स और प्रॉफिट माइनस करके मैंने क्या निकाला, कॉस्ट निकाला। तो ये कंप्लीटली अलग अलग प्रोसेस है, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में जहां हम स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक विच इज टारगेट कॉस्टिंग। अब ये जो कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं 50 करोड़ की जो कॉस्ट है ये, इसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। तो टारगेट कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ, टारगेट कॉस्ट का मीनिंग ये है कि ये जो कॉस्ट है दिस इज द मैक्सिमम अलाउड, ये मुझे मैक्सिमम कॉस्ट अलाउड है। क्यों मैक्सिमम कॉस्ट अलाउड है, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 50 करोड़ या उसके अंदर ही होना चाहिए ताकि मैं 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए ये मैक्सिमम कॉस्ट हो गई। अब ये जो टारगेट कॉस्ट है या मैक्सिमम कॉस्ट जो है ये मुझे अलाउड है, इतने तक मैं खर्चा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं दो टेक्निक्स यूज कर सकती हूँ। कौन सी टेक्निक्स है, एक का नाम है कॉस्ट कंट्रोल और एक है कॉस्ट रिडक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये जो टेक्निक्स है इनका पर्पस क्या रहेगा, इसका पर्पस रहेगा कि जो हमने टारगेट कॉस्ट सेट करी है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम चेक में रखें। चेक में कैसे रखेंगे कि जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कंट्रोल कर ले, कंट्रोल करें, और रिडक्शन कम कैसे करें, कैसे आए देखते, प्रोसेस देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, हम सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको सीएमए की कोचिंग लेनी है और आप प्लेस डिसाइड करते हो। एग्जाम्पल आप सोचते हो कि मुझे पुणे आना है सीएमए की कोचिंग लेने, और आप डिसाइड ये भी करते हो कि मुझे पीसीए में ही कोचिंग लेनी है, प्रणव चांडक एकेडमी में। आपने फाइनल कर लिया कि इधर बेस्ट फैकल्टीज है, मैं इधर ही कोचिंग लूंगा, ठीक है, डन। बट क्या इससे हो जाएगा, आपको सिर्फ कोचिंग डिसाइड करने से आपका खत्म हो गया काम, नहीं। आप क्या करोगे, आप घर पे रहोगे, आप सोचोगे यार मुझे क्या क्या खर्चे लगने वाले, मेरा मंथली एक्सपेंस क्या रहेगा पुणे में रहने के लिए। तो आप कुछ पॉइंट्स डिसाइड करते हो कि देखो मुझे एक कोचिंग की फीस लगने वाली है, ठीक है, कोचिंग की फीस लगेगी, फिर मुझे रहने का रेंट लगने वाला है, रेंट लगेगा, फिर मुझे खाने के पैसे लगेंगे, मेस लगेंगे, मेस के पैसे हो गए, फिर जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, इसके साथ घूमना, उसके साथ घूमना, लड़कियों को घुमाना, लड़कों को घुमाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब के लिए जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं ये आपके हो गए अदर एक्सपेंसेस, इसमें सब इंक्लूड कर लो। ये मोटा मोटी आपका खर्चा हो गया। अब आपने सोचा कि मुझे ये सब खर्चे लगने वाले हैं पुणे में जाके, ठीक है, तो आपने एक सेट किया, आपने एक बजट निकाला कि ये मेरे एक्सपेंसेस है। कोचिंग के कितने खर्चे हैं, आपने सोचा यार देखो मैं ना
कुछ सब्जेक्ट्स तो मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट है तो मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो आप सोचते हो कि चलो मैं ये जो कोचिंग का है ना, ये मैं 10,000 में ख़त्म कर लूँगा और बचे हुआ मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, ठीक है। फिर जो रेंट के लिए आप जब बात करते हो तो रेंट का सोचते हो कि रेंट यार मतलब मैं 2 लोगों के साथ शेयर कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो मैं मैक्स 2,000 रुपीज़ में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर मेस के लिए सोचते हो कि हाँ मुझे अच्छा मेस चाहिए, 3 टाइम का खाना मुझे चाहिए, तो खाने का भी कितना लगेगा, 2 रोटी मैं खाता हूँ तो मुझे, आप सोच रहे हो 3 टाइम का खाना 3,000 रुपये में हो जाएगा। और जो अदर एक्सपेंसेस है, आप बहुत एक्साइटेड हो पढ़ाई के लिए, आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है, तो आप सोचते हो ये जो अदर एक्सपेंसेस है, बीट घूमना फिरना, मूवीज़, खाना बाहर, ये सब आप बोल रहे हो मैं एकदम कम रखूँगा और महीने में मैं सिर्फ 700 रुपये का टारगेट रखूँगा कि इससे ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए ये चीज़ों पे। अब ये सब आप सोच लेते हो और अब आप आते हो पुणे। पुणे आप जैसे ही आते हो, आप क्या देखते हो, आप यहाँ पे जाते हो, आप जाते हो कोचिंग में। कोचिंग में जैसे ही आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके बाजू में बैठते हैं, सीनियर्स हैं, आपने उनसे बात की और आपको रियलाइज़ हुआ यार मतलब इट इज़ एनी वे बेटर कि आप हर एक क्लास अटेंड करो और हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग लगाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा मटेरियल दिया है और वो नहीं ईजी है कि आप अकेले पढ़ पाओ। तो आपको ये रियलाइज़ होता है यार मैंने तो 10,000 का बजट लिया था, अब कोचिंग में तो मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए भी पे करना पड़ेगा और मैं सब कुछ कोचिंग लगा के ही पूरी कर लूँगा। तो ये जो 10,000 का था अब ये हो गया है 20,000 का। जो रेंट आपने सोचा था 2,000 रुपये लगेंगे 2 लोगों के लिए, अब उसमें आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि यार 2,000 में 2 लोगों के हिसाब से तो नहीं मिल रहा है, आपको मिनिमम 2,500 पे करने पड़ रहे हैं और इसमें भी 3 लोगों को रूम शेयर करना पड़ रहा है। तो आपका जो था उससे हिल गया ये। या आपको अकेले अगर रहना मतलब 2 लोगों का चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा 3,000 रुपीज़। फिर जो मेस के पैसे आपने बोला यार 3 बार खाने के 3,000 से ज़्यादा क्या लगेंगे, आप यहाँ आए और आपको पता चला कि सब कुछ कितना महंगा है, तो 3,000 में तो आपका सिर्फ 2 टाइम की मील्स हो रही है। तो आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है 2 मील्स ही हो रही है तो मैं 2 मील्स ही सही, मेरे 3,000 में मैं 2 मील्स का टिफ़िन लगा लूँगा सुबह और शाम, और मैं एडजस्ट करके कल सुबह कैसे भी देख लूँगा नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिर अदर एक्सपेंसेस जो हो गए जो आपके घूमने फिरने हैं, अब आप फर्स्ट मंथ जो आए हो पुणे में, आपसे रहा नहीं गया, बहुत घूमे हो, मतलब नहीं नहीं करके भी आपका ये जो एक्सपेंस आपने 1,700 लिखा था ये 1,500 हो गया। तो अब आप देखोगे आपने सोचा था कि मुझे इतना खर्चा करना है विच इज़ 10,000 मतलब 15,700, बट आपका एक्चुअल खर्चा कितना हो रहा है 22,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500, आपका खर्चा हो गया 27,000। अब मुझे बताओ आप सोच के आए थे कि मुझे 15,700 खर्चा करना है, बट आपका देखो एक्चुअल में आपका कितना हुआ 27,000। अब आप क्या करोगे, ये सपोज आप जनवरी में आए हो, यह आपका एक्चुअल हुआ, अब फेब्रवरी में आपका टारगेट क्या रहेगा, फेब्रवरी में आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि ये जो मेरा 27,000 खर्चा हुआ है इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये जो अदर एक्सपेंसेस आपने 1,500 आपको लगे जनवरी में और 700 का आपने टारगेट रखा था, आप कोशिश करोगे कि ये जो है आप ये अचीव करो या उससे भी कम में करो। तो आप फेब्रवरी में टारगेट रखोगे कि ये 700 हो जाए या इवन आपको 600 भी हुआ तो भी चलेगा। मेस के पैसे जो है वो तो सेम आपने जो सोचा था वही है, बस आपको थोड़ा आपका ब्रेकफास्ट का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट दैट इज़ मैनेजेबल आपके लिए। रेंट के पैसे जो है वो आप ये सोचते हो कि यार ठीक है मैं एक्स्ट्रा शेयर कर लूँगा, और जो 3,000 में 2 लोगों के लिए दे रहे थे अभी हम 3 लोग शेयर करेंगे तो मैं 2,500 ही पे करूँगा, और जो कोचिंग के पैसे लगना है वो तो लगने ही हैं। तो आप ये सोचोगे कि आप किस तरीके से जो आपने बजट सोचा था आप उसको अचीव कैसे करोगे, ये आप टारगेट रखोगे फेब्रवरी मंथ में। तो आपने क्या किया, आपने क्या क्या स्टेप्स की, आपने फर्स्ट क्या किया था, आपने किया था घर पे कि मैं एक बजट बनाता हूँ।
आप एक बजट सेट कर रहे हो कि मुझे इतना इतना खर्चा लगेगा, फिर आपने क्या किया, आप गए, आपने एक्चुअल देखा कि क्या सीन है और कितना खर्चा हो रहा है। फिर आपने थर्ड क्या देखा, आपने जो है वो बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया, आपने कंपेयर किया और डिफरेंस फाइंड किया। आपने फिर क्या किया, आपने स्टेप्स की टू रेक्टिफाई दैट, कि मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ बाय एनालाइजिंग दैट, और ये हो गया आपका कॉस्ट कंट्रोल। ये आप करते हो बट आपको नहीं पता इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम कोई कंपनी में लगा दे तो इट इज नोन एज कॉस्ट कंट्रोल, कि हमने क्या बजट रखा था वर्सेस क्या एक्चुअल आया है, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे और हम स्टेप्स लेंगे कि हम कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं और जो एक्चुअल है उसको कम करके बजटेड की तरफ हम कैसे कैसे पुश करें। दिस इज व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। आगे देखते हैं, हमने एक और टेक्निक देखी थी जिसका नाम है कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन से वर्ड से आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को कम करना। अब आप बोलोगे मैम आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि कॉस्ट रिड्यूस करने पे टारगेट होना चाहिए, जब मैंने आपसे पूछा था कि सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए या कॉस्ट कम करना चाहिए तब भी आपने बोला था कि कॉस्ट को कम करने का टारगेट होना चाहिए, बट ये कैसे करेंगे, कैसे हम कॉस्ट को कम करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट का नाम क्या है? ताज नाम से तो ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट है, तो हम ये तो नहीं रखेंगे, हम हमारे रेस्टोरेंट का नाम रखेंगे माज। माज क्यों? कि आपने अगर बिल पे नहीं किया तो आपको बर्तन मांजने हैं, सिंपल चीज, इसलिए हमने रखा इसका नाम माज। अब ये जो हमारा रेस्टोरेंट है इसमें नॉर्मल जो एवरेज रेवेन्यू होता है, मंथली रेवेन्यू, एवरेज मंथली रेवेन्यू, ये हमने जो जनरली देखा है ये होता है 10 लाख रुपए। और हमारा मंथली कॉस्ट क्या होता है, मंथली एक्सपेंस या कॉस्ट वो होता है 8 लाख रुपए। तो मंथली प्रॉफिट क्या है हमारा, मंथली प्रॉफिट नॉर्मली जो है ये 2 लाख रुपए होता है। बट ये एक बार क्या होता है, जैसे ये अगर जनवरी में देख रही हूं मैं, तो फेब्रवरी में क्या होता है, फेब्रवरी में जो मेरी मंथली रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू ये रहती है 10 लाख, बट जो मेरे एक्सपेंस है, जो मेरी कॉस्ट है वो 8 लाख की जगह इस महीने 7 लाख रखती है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, 3 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ, पहले मुझे जनवरी में या नॉर्मली 2 लाख लगते हैं, बट मुझे फेब्रवरी मंथ में 3 लाख रुपीज लगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ा और कॉस्ट कम हुई क्या? पहले 8 लाख लग रहे थे, अभी 7 लाख लगे, कॉस्ट कम हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या ये कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगा? विल दिस बी कॉस्ट रिडक्शन, यस और नो? आप बोलोगे मैम देखो पहले 8 लाख थी 7 लाख है, हाँ ऑफ कोर्स 1 लाख का डिफरेंस कॉस्ट में है तो ये कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। पर मुझे बताओ, क्या ये जो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, 1 लाख की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, क्या मैंने कोई मेहनत करी इसके ऊपर? मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए? नहीं लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 7 लाख है, अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है, ये 7 लाख क्यों हुए? क्योंकि इस महीने में जो वेजिटेबल्स है उसके रेट्स गिर गए थे, प्राइजेस कम हुई थी, इस रीजन से जो मुझे वेजिटेबल्स परचेस करने की प्राइस लगती है वो ये महीने कम पड़ी, इस रीजन से मुझे कॉस्ट इस मंथ कम पड़ी है। तो क्या ये कॉस्ट रिडक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1 महीने के लिए और ये है टेम्पररी, ये टेम्पररी बेसिस पे, ये 1 महीना हुआ है, जरूरी नहीं कि मार्च में भी सेम रहेगा, अप्रैल में भी सेम रहेगा, ये सिर्फ इस मंथ की स्टोरी है, इट इज टेम्पररी, हेंस इट इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन। समझा? तो पॉइंट क्या है, कॉस्ट रिडक्शन शुड बी परमानेंट, इट शुड बी परमानेंट एंड नॉट टेम्पररी। ठीक है, अब एक और बात बताओ मुझे,
मेरे पास मेरे रेस्टोरेंट में मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि मैं ये शेफ वन और एक ऑप्शन है शेफ टू। तो ये जो शेफ वन है ये बहुत ही शानदार खाना बनाता है, मतलब हर एक क्यूजीन बना सकता है और बहुत डिलीशियस टेस्ट देता है। बट ये चार्ज करता है 50,000 रुपीज पर मंथ। और वहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो है शेफ टू का, ये लोकल शेफ है, मतलब ये लोकल डिशेस सही बनाता है, बट थोड़ा जो इंटरनेशनल और अच्छी जो चाइनीज एंड ऑल डिशेस है वो थोड़ा मज़ा नहीं आता। इस रीज़न से ये जो चार्ज करता है वो है 20,000 रुपीज पर मंथ। अब मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, मैं सोचती हूँ यार मुझे ना मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है और मुझे कॉस्ट भी कम करनी है, तो मैं काम करती हूँ कि मैं ये शेफ को रख लेती हूँ काम पे, क्योंकि यार 50,000 तो बहुत महंगा हो गया मेरे लिए, तो मैं इस रीज़न से मैं ये शेफ की तरफ जाती हूँ। अब मुझे बताओ ये कॉस्ट रिडक्शन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन करते टाइम हमें क्वालिटी पे फोकस रखना चाहिए। हम कोई चीज़ की क्वालिटी अगर कम कर दे, उसकी क्वालिटी में अगर हम मतलब सुधार ना करते हुए हम उसको कम कर दे, तो कैसे उसका वर्ड ऑफ माउथ होगा? आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? मतलब लोग अगर एक बार आएंगे और उसके बाद आएंगे ही नहीं, कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा? तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी शुड बी मेंटेन। कॉस्ट रिडक्शन अगर क्वालिटी के कम करने से आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वालिटी की वजह से कॉस्ट रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? आप कोई चीज का कॉस्ट कैसे कम करोगे? देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले के ज़माने में, ये अब मेरी ना ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। पहले के ज़माने में क्या अभी भी है, ये जो है क्या दिख रहा है आपको? गेस कर लो। अभी ठीक है, ये इधर से और इधर, हाँ, जिन्होंने गैस कर लिया उनके लिए बहुत अच्छे, बट कोई गैस नहीं कर पाया है तो ये है पर्सनल कंप्यूटर। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, हैवी रहते थे। अब लोगों को अगर काम रहता था तो लोगों को, और लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कितनी दिक्कत होती थी कि उनको ट्रैवलिंग के बीच में रुककर कोई कैफे जाना पड़ता था, या किसी से कंप्यूटर, किसी के घर पे जाके बोलना पड़ता था प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर यूज़ करने दो आपका। तो बेसिकली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड किया गया? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया कि यार हाँ ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो उन्होंने किया कि ये जो स्क्रीन है, उन्होंने स्क्रीन वैसे की वैसे रख दी और इवन एक छोटी साइज कर दी स्क्रीन की, पतली और छोटी। ठीक है, फिर बोला कि यार ये जो कीबोर्ड है इसको तो हम यहाँ से नहीं हिला सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पर एक कीबोर्ड अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर ये जो कीज है कीबोर्ड की ये ऐसे की ऐसे ही है। फिर जो ये माउस है जो अलग से इसके लिए वायर लगती है, इसकी जगह हम करेंगे कि यहीं पर एक प्रोविजन कर देंगे कि आपका माउस इधर ही से ही आप ऑपरेट कर सकते हो, तो ये माउस की प्रोविजन कर दी। और ये जो सीपीयू है अलग से, ये सीपीयू जो है इसको अलग से ना देते हुए हम यहीं पर सीपीयू का प्रोविजन कर लेंगे और आपके सिस्टम में अलग से सीपीयू की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है आप ये कैरी कर सकते हो। इसको क्या नाम दिया गया? इसको बोला गया लैपटॉप। अब मुझे बताओ क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? पहले ये जो डिज़ाइन थी, ये जो डिज़ाइन थी इसको उन्होंने चेंज किया और एक न्यू डिज़ाइन बनाई जिसमें जो मटेरियल यूज हो रहे, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे माउस में यूज होने वाले मटेरियल यहाँ पे नहीं यूज होंगे, फिर जो सीपीयू जो इतना भारी है उसमें जो यूज करने वाले मटेरियल हमको इसमें नहीं यूज करने, तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब जैसे ये पहले कंप्यूटर कितने में आते थे? अराउंड 30,000 में आते थे, और ये जो लैपटॉप है ये 30,000 में भी आ रहा है या इवन इससे कम में भी आ रहा है। इवन इससे कम में मतलब 20-25 हजार में भी मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा? कॉस्ट कम हुई है,
हुई है। पहले ये बनाने के लिए हमको 30,000 लगते थे, अब ये बनाने सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट जो हम कैरी भी कर सकते हैं, कन्वीनियंट भी है, कॉस्ट कम हो रही है, इससे हमको कम रेट में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, क्या चेंज किया हमने इसमें, डिज़ाइन चेंज की। हमने क्या किया, चेंज इन डिज़ाइन। तो हमने जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन है, डिज़ाइन को चेंज किया। डिज़ाइन चेंज करने से हमने इसकी कॉस्ट को कम कर दिया बाय यूजिंग लेस मटेरियल्स। इसमें हमने मटेरियल कम यूज़ किया और डिज़ाइन चेंज करके प्रोडक्ट नया तैयार कर दिया, जिसके लिए हमको कॉस्ट भी कम लग रही है बनाने की। ठीक है, तो ये एक देख लिया कि डिज़ाइन चेंज करने से हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। एक और पॉइंट देखते हैं। अब मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ मैं रहती हूँ। ठीक है, अब मुझसे मिलने यहाँ पे एक फ्रेंड आता है या आती है। ठीक है, और यहाँ बैठे रहते हैं हमारे काका, इनको चश्मा है और ये काका बैठे हैं। ठीक है, ये लेके बुक लेके बैठे इधर। ये क्या करते हैं, कोई भी मुझसे मिलने आएगा तो अंकल बोलते हैं कि आप इसका एंट्री करो, आप इसकी एंट्री करो कि आपको कौन सी बिल्डिंग में जाना है और आपका मोबाइल नंबर लिखो। अब जो ये मेरी फ्रेंड आती है, इसको बार बार वही टाइम लगता है। ये मुझे बोलती है यार मुझे नहीं एंट्री करनी, कितना बोरिंग है, तू डायरेक्टली नीचे आ जा। अब मुझे किसी को भी घर पे बुलाना है तो उनको ऐसे ही लगता है कितना बोरिंग काम है, पहले 5 मिनट तो हमको ये एंट्री करने में जाते हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये काका कितना चार्ज करते हैं, काका इज लाइक मुझे 5,000 महीने का लगेगा, तो ईयरली कितना हो गया, 60,000 रुपीज पर एनम। ईयरली इनके पीछे हमारी बिल्डिंग वाले 60,000 रुपीज पे करते हैं। अब हम लोग सोचते हैं बिल्डिंग में कि यार ये जो है बहुत बोरिंग प्रोसेस है और काका को इतने पैसे देने भी पड़ रहे हैं, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे गेट के बाहर एक सिस्टम लगा दे जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन हो, या एक फेस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, या जब मैं ऊपर रह रही हूँ मेरे पास एक ऑप्शन हो कि मैं मेरे मोबाइल फ़ोन के थ्रू गेट खोल दूँ मैं सामने वाले के लिए। अब ये ऑफर से सब बिल्डिंग वाले एक्साइटेड हो कि चलो ये हम कर सकते हैं। तो हमने पता कि ये जो सिस्टम है इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस है 65,000 रुपीज़। बिल्डिंग वाले बोलते हैं यार कि काका को तो हम 60,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हैं और ये 65,000 रुपीज़ है, तो ये तो साल भर का 60,000 है, बट ये सिस्टम अगर आ गया हमारे पास तो यार ये कम से कम मतलब 5 साल तो चलेगा। 5 years वारंटी अगर प्रोडक्ट पे रही तो 5 साल तो चलेगा, 5 नहीं भी चला, अगर ये 2 साल भी चला, 2 years भी चला, तो क्या बुरा है। मतलब काका को हमको अगर 2 साल में 1,20,000 देने पड़ते थे, तो इसकी तो वैल्यू उससे कम ही हो रही है ना, ये 2 साल चलेगा। तो फिर डिसाइड करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को चेंज किया जिससे कॉस्ट कम हुई। पहले इतने लग रहे थे और अब इतने लग रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमने एक और क्या देखा, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, बाय चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि टेक्नोलॉजी चेंज से कैसे आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखो जैसे आपका पहले आप लोगों को तो नहीं पता होगा, बट जो लोग 90s या उसके पहले के लोग हैं, हम लोगों के टाइम ऐसे फ़ोन्स आते थे जिसमें बटन्स होते थे, ये बटन्स को प्रेस करके हमको कॉल करना पड़ता था। अब ये फ़ोन जो आते थे इसके बटन्स वगैरह सब मिला के भी फ़ोन हमारा मतलब 10,000 तो मिनिमम चार्जेस इसके कॉस्ट हो ही जाती थी, 10,000 रुपये। अब क्या किया कि यार ये बटन प्रेस करना कितना टायरिंग है, फिर कभी कभी अंगूठे दुख जाते हैं, तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने निकाला टच स्क्रीन फ़ोन जिसमें कोई बटन्स ही नहीं, ऑल यू हैव टू डू इज़ एक फिंगर से टच करो और आपका हो गया सब। तो ये जो है इसमें बटन्स की जो बनाने की कॉस्ट है वो चली गई। सिर्फ क्या किया हमने एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो हमारा खर्चा जो हुआ इस पे, अगर हर फ़ोन बनाने का खर्चा हमारा 10,000 हो रहा था कंपनी का, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर भी बनाया, सॉफ्टवेयर की वजह से 9,000 खर्चा हुआ, और जो 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मटेरियल और उसकी बॉडी बनाने के लिए लग रहा था वो सब हमारा कम हो गया। तो ये तो
फायदे में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी चेंज करी। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो हमने सेकेंड पॉइंट क्या देखा? टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो हम उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब मेरी एक कपड़ों की ब्रांड है। अब ज़ारा नाम की तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैंने नाम दिया कि मेरी ब्रांड का नाम अलग होगा कुछ, उसका नाम मैं दूंगी 12। अब मेरी ब्रांड का नाम अगर 12 है और मेरा एक स्टोर है, स्टार्टिंग मैंने बिजनेस बस स्टार्ट किया है, तो मेरा एक छोटा सा स्टोर है जिसमें कुछ लोग काम भी करते हैं। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मेरी जो ब्रांड है उसका कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं उसको एक पेपर बैग कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी, मेरी तरफ से एक पेपर बैग दूंगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस या जो भी प्रोडक्ट मैं दे रही हूँ, इसका कॉस्ट मुझे तो पड़ने ही वाला है, मतलब मुझे तो पे करना ही पड़ेगा आउट ऑफ माई पॉकेट। तो मैं गई एक प्रिंटिंग वाले भैया के पास, मैंने उनको बोला कि मुझे एक पेपर बैग बनाना है। एक पेपर बैग नहीं, बट मुझे पेपर बैग्स बनाने हैं, तो मुझे आप बताइए कि किस हिसाब से आप उसको चार्ज करोगे। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो अभी आपका ब्रांड स्पेसिफिक नाम है, तो मुझे आपके लिए एक प्लेट डिज़ाइन करनी पड़ेगी आपके ब्रांड के लिए स्पेसिफिकली। तो ये प्लेट के जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मुझे एनी विच वेज 5000 रुपीज़ लगेंगे ये प्लेट डिज़ाइन करने के। और जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब पर बैग प्रिंट करने के लिए मुझे लगेंगे 3 रुपीज़। अब मैंने बोला कि अभी सी मेरा तो नया नया है, तो मुझे आप एक बार 200 बैग्स दे दो, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कितना लगने वाला है या कितना नहीं लगेगा। तो वो बोलते यार अभी आप 200 बैग्स के लिए अगर इतना करोगे तो आप खर्चा देखो कितना आ रहा है, आपको कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट कितनी हो रही है। 5000 जो फिक्स कॉस्ट है वो तो है ही, 200 बैग इंटू 3 कितना हो रहा है, 5000 प्लस 600, 5600 रुपीज़ ये हो जा रहा है खर्चा। तो पर यूनिट कितना हो रहा है, पर यूनिट 5600 अपॉन 200, पर यूनिट मुझे पड़ रहा है 28 रुपीज़। अब आप बोलते हो कि मेरे लिए तो ये इकोनॉमिकली नहीं है कि मैं 28 रुपए का बैग दूं किसी को भी, ये तो बिल्कुल नहीं पुरेगा ही नहीं मुझे, कि मैं कैसे बिजनेस चलाऊंगी। तो वो बोलते हैं कि चलो एक काम कर सकते हैं कि आप ये जो 200 बैग्स है ना, अब 5000 तो फिक्स कॉस्ट आपको लगने ही वाली है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दीज 200 बैग्स आप एक काम करो, आप 1000 बैग का ऑर्डर दो। मैं बोलती हूँ यार अभी मुझे नहीं पता कि मतलब मुझे 1000 बैग्स लगने वाले या नहीं लगने वाले। मुझे ठीक है ना, कोई बात नहीं, 1000 बैग नहीं भी लगे बट आप देखो आपको कैसे फ़ायदा होगा। वो मुझे बताते हैं कि देखो 5000 आपको एनी विच वेज लगने वाले जो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, और वेरिएबल कॉस्ट जो है मैंने आपको बोला 3 रुपीज़, ठीक है। तो 1000 इंटू 3 रुपीज़, मतलब ये टोटल हो गई रुपीज़ 5000 प्लस 3000 विच इज़ रुपीज़ 8000। अब पर यूनिट देखो कितना आ रहा है, 8000 रुपीज़ अपॉन 1000 रुपीज़ कितना आ रहा है, रुपीज़ 8। 28 रुपीज़ से डायरेक्टली आप 8 रुपीज़ पे आ गए हो। अब ये बैग्स तो वैसे कुछ ख़राब होने नहीं वाली है, और आगे चल के आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने मुझे ये हेल्प करी कि आप इस तरीके से कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। तो बेसिकली क्या किया हमने जो 200 की जो बैग की डिमांड रखी थी उसकी जगह हमने 1000 कर दी। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया। मतलब क्या देखा फिर हमने, एक थर्ड पॉइंट क्या देखा, कॉस्ट रिडक्शन कैसे हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हुआ चेंज इन वॉल्यूम। ये हुआ चेंज इन वॉल्यूम करके हमने कॉस्ट को रिड्यूस किया, 200 से 1000 यूनिट्स पे हमने चेंज किया तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यही भैया बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं बोलते, मैंने उनको बोला कि भैया ये भी 8 रुपये भी ज़्यादा ही हो गए, आप प्लीज़ कुछ तो कम कर दो। भैया बोलते यार नहीं हो पाएगा। फिर लड़की हूँ, फिर मैंने उनको थोड़ा मस्का लगा, प्लीज़ कर दो ना, मेरा नया नया है बिजनेस, मेरे से नहीं हो पा रहा है जो भी है। तो वो बोले कि चलो ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए ये जो 3 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो 3 रुपीज़ है, इसको मैं आपको 2.8 रुपीज़ कर दूंगा। 2.8 में
आपकी मैं प्रिंटिंग करवा दूंगा। तो अब मेरा कितना हो रहा है, अब मेरी कॉस्ट कितनी हो रही है, कॉस्ट कितनी हुई 5000 जो कॉस्ट लग रही है हमको फिक्स्ड कॉस्ट, 2.8 इंटू, पहले हमने कितने यूनिट्स बोले थे, 200 यूनिट्स बोले थे, तो 2.8 इंटू 200 प्लस 5000, 5560, तो पर यूनिट कितना हो रहा है 5560 अपॉन 200, इसका हो रहा है 27.8 रुपीज पर यूनिट। अब यहाँ पे मुझे पहले लग रहे थे 28 रुपीज, अब लग रहे हैं 27.8, तो क्या मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कैसे हुआ है, मैंने कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया, मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो लग रही है उसको कम करके कॉस्ट रिडक्शन किया। तो हमारा एक और पॉइंट क्या हुआ, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, मैंने वेरिएबल कॉस्ट को चेंज किया जिस रीजन से मेरी कॉस्ट कम हो गई। तो हमने फाइनली क्या क्या देखा, हमारे कौन से फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट हमने क्या देखा, चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, चेंज इन डिजाइन, चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, इस रीजन से हमारा कॉस्ट रिडक्शन हुआ। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये हमने देखा। थर्ड हमने क्या देखा कि हमारी पेपर बैग थी, फिर उसको बनाने के लिए हमने चेंज इन वॉल्यूम किया, 200 यूनिट से 1000 यूनिट्स किया, तो चेंज इन वॉल्यूम इस रीजन से हुआ। और हमने क्या देखा, एक पॉइंट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने देखा कि हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज कम कर दो, तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। एक पॉइंट और क्या हो सकता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, ये पांचों तरीके हैं हमारे कॉस्ट रिड्यूस करने के। तो दीज आर द वेज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तो हमने ये 5 तरीके देखे और हमने क्या देखा, क्या अलाउड नहीं है, चेंज जो है वो टेम्पररी रीजन से नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन, बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन परमानेंटली होना चाहिए ना कि टेम्पररी रीजन से। और एक क्या देखा था कि क्वालिटी खराब करके हम कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते, वी शुड मेंटेन द क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी देनी चाहिए, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेंगे कि क्यों स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से हमको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्यों शिफ्ट होना पड़ा। तो थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसको लेकर, एंड ऑल्सो ये भी पढ़ लेंगे कि क्या दिया गया है। ठीक है, ये आ गया आपका पीडीएफ। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, traditional cost management system. The traditional cost management system is a method used to determine the cost of making products to make a profit. ये मैंने आपको बताया, हमारा टारगेट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इट लार्जली फोकसेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड टू द प्रोडक्शन। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या करती है कि कॉस्ट कंट्रोल करना है और कॉस्ट रिड्यूस करना है, इस पे ज़्यादा फोकस रखती है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजटेड कॉस्ट एंड एनालाइजिंग द डिफरेंस। जो हमने किया था कि आप पुणे पढ़ने आना चाहते हो तो आपने क्या किया था कि मैं बजट से एक्चुअल कंपेयर करूंगा और दोनों का डिफरेंस देखूंगा। दिस इज व्हाट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में यही होता है, यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देख लिया। अ करेक्टिव एक्शन वुड बी टेकन टू एंश्योर फर्दर आउटकम्स आर विद इन बजटेड आउटकम। हमने भी यही किया था कि हमने क्या किया कि एक करेक्टिव एक्शन ली कि जनवरी में अगर मेरा इतना खर्चा हो गया है तो मैं फरवरी में ट्राई करूंगा कि मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा कि मेरा उतना खर्चा ना हो। डन, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। Traditional cost accounting relies on accounting data
which can be sometimes misleading, hence it offers limited accuracy. अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ट्रेडिशनल वाली, ये हमारे अकाउंटिंग डेटा पे रहती है, मतलब जो हमारे बुक के बाहर की चीज़ें हैं हम उसको इंक्लूड ही नहीं करते. जैसे एग्जांपल, मुझे मार्केटिंग कॉस्ट लग गई है, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मेरे बुक में मैंने एंट्री नहीं की, तो इसलिए वो एक्यूरेटली कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कभी कभी मिसलीडिंग हो जाते थे. ये उसकी लिमिटेशन है. इट इग्नोर्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ये मैंने आपको अभी बताया. रिएक्टिव अप्रोच. रिएक्टिव अप्रोच मतलब कोई चीज़ हो गई है उसके बाद हम उस पर स्टेप ले रहे. जैसे अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि आप पुणे पढ़ने आ रहे हो, तो आपने एक रिएक्टिव स्टेप ली. रिएक्टिव स्टेप क्या थी आपकी तरफ से कि आपने होने दिया, जैसे आपका खर्चा जो हुआ था, एक्चुअल में खर्चा 27,000 हुआ था, वो होने दिया और फिर आपने रिएक्शन में स्टेप ली कि मैं अगले महीने इतना खर्चा नहीं होने दूंगा. तो दिस इज रिएक्टिव अप्रोच. इट इग्नोर्स कॉम्पिटिशन. ये कंपटीशन को इग्नोर करता है. क्यों इग्नोर करता है? क्योंकि इसमें हम खुद की प्राइस कॉस्ट सेट करते हैं. जैसे मैंने सोचा था कि बॉटल के केस में मैं 550 मेरी कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेट कर देता हूँ, तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या कंपटीशन है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आप मार्केट में हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और उस हिसाब से आपने सिस्टम फॉलो करना चाहिए. इट इग्नोर्स द मार्केट ग्रोथ एंड कंज्यूमर कस्टमर रिक्वायरमेंट. क्या इग्नोर करता है? मार्केट ग्रोथ इग्नोर करता है और कस्टमर रिक्वायरमेंट. कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है? कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि आप स्टील की बोतल अगर बना रहे हो तो मुझे ये इंसुलेटेड बोतल चाहिए, मुझे इसमें स्ट्रॉ भी चाहिए. बट आपने इस पे ध्यान दिया? आपने ये पॉइंट पे ध्यान दिया क्या? नहीं दिया. तो इसमें ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को भी इग्नोर करता है. लेस फोकस ऑन एनालाइजिंग एंड इम्प्रोवाइजेशन. हमारा फोकस जो है वो इम्प्रोवाइज करने में. जैसे यही एग्जाम्पल कि वो इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट. आपको लग रहा है कि यार मेरा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बिक रहा है, मतलब ये स्टील की बॉटल तो वैसे ही बिक रही है, मुझे नहीं ज़रूरत है कि मैं इसमें स्ट्रॉ डालूँ, तो मैं वो एफर्ट्स ही नहीं लूँगी एक्स्ट्रा क्योंकि वो वैसे ही बिक रहा है. ठीक है. एन एक्सटेंसिव कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन could lead to inferior quality of products or services which might lose customer loyalty, resulting in lower sales and profitability. तो जो हम एक्सटेंसिव कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन करते हैं उससे क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको बोल रही थी कि वो हम शेफ 1 और शेफ 2 में था, तो अगर हम वो शेफ की जगह हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पहले जो सब्जियां ले रही थी मार्केट से, वो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की ले रही थी जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही थी, वर्सेस मैंने ये किया कि मुझे मेरा प्राइस कम करना है तो मैं वो सब्जियां जो एक दिन पुरानी है मैं वो सब्जियां ले लूँ. तो इस तरीके से मैं मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी. तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ये जो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि हम क्वालिटी में खराबी कर दे थोड़ी, तो इससे हमारा कस्टमर की लॉयल्टी है, लोगों को क्योंकि समझ जाता है ना यार ये प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है, तो इससे सेल्स भी हैम्पर होती है और जो हमको प्रॉफिट अर्न होगा, जैसे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे हमारे पास क्योंकि क्वालिटी सही नहीं दे रहे, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे अफेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमने देखे इसके लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. तो क्या लिमिटेशंस देखे कि वो अकाउंटिंग पे रिलाई करता है, इस रीज़न से वो एक्यूरेट नहीं रह सकता. फिर ये रिएक्टिव अप्रोच है कि होने के बाद हम इस पे रिएक्ट करते हैं. फिर देखा कि ये कंपटीशन इग्नोर करता है. फिर हमने ये देखा कि कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है उस पर भी वो कुछ नहीं करता है. फिर हम जो इनोवेशन नहीं कर पाते या करने की चाहत नहीं है ये अप्रोच की वजह से, और हमारा फोकस होता है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें या रिडक्शन करें जिस रीज़न से हम क्वालिटी नहीं दे पाते या पुअर थोड़ा क्वालिटी में रिडक्शन हो जाता है जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होता, हमारी सेल्स उतनी नहीं बढ़ पाती और हमको उतना प्रॉफिट नहीं अर्न हो पाता. ये देख लिया लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. अब देखते हैं इसमें लिमिटेशंस था, इसी रीजन से हमको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करा गया. तो इसमें अगर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी का मीनिंग हम पहले देख लेते हैं. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अर्न प्रॉफिट, क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट एम है क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. और प्रॉफिट अर्न करना कैसे अर्न करेंगे कि अगर मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिसोर्सेज को मैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करूँ ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूँ,
कस्टमर्स तक पहुंच सकूं, न्यू न्यू कस्टमर्स आएंगे तो मेरे को रेवेन्यू आएगी और मेरा इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अर्न प्रॉफिट, अर्न न्यू कस्टमर्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अ फर्म स्ट्रैटेजी एम्स टू मैच इट्स ओन कैपेबिलिटीज विद द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। कि स्ट्रैटेजी क्या है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, अगर मेरी कैपेबिलिटी है कि मेरी कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है और मार्केट में उतनी डिमांड भी है 10,000 की, बट मेरी स्ट्रैटेजी इतनी डगमग है कि मैं 5,000 ही प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मैं मेरी कैपेसिटी को फुल तरीके से यूटिलाइज करूँ, मेरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करूँ और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है उनको भी मैं फुल तरीके से यूज़ कर सकूँ। A strategy is an integrated set of choices which positions a firm in an industry so as to generate superior financial returns over a long run. क्या है ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस, मतलब ऐसी सेट ऑफ चॉइसेस जो एक फर्म को अच्छी पोजीशन में सेट करे एक इंडस्ट्री में, तो ताकि आप लॉन्ग रन में चल सको। तो बेसिकली आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो लोगों से बेटर हो और आपकी पोजीशन बेटर होते जाए पूरी इंडस्ट्री में। ठीक है, अ स्ट्रैटेजी डिफाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर वाइल डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो क्या करते हैं, हमको हमारी कस्टमर को वैल्यू भी देनी है और ऐसी वैल्यू देनी है जो दूसरे लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत सारे एप्पल यूजर्स है, एप्पल मोबाइल, एप्पल जो एप्पल कंपनी है, आईफोन यूजर्स सॉरी, तो उन लोगों के लिए जो वो वैल्यू होती है, मतलब आईफोन की तो भगवान हो गए उनके लिए, वो लोग ऐसे दिखाते हुए घूमते हैं कि मेरे पास एप्पल प्रोडक्ट है, तो वो एक अलग से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं फॉर देयर कस्टमर्स। तो दिस इज व्हाट इज उनकी स्ट्रैटेजी, यही थी उनकी स्ट्रैटेजी, क्या थी, क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर बाय वाइल डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। तो उनने खुद को डिस्टिंग्विश किया क्योंकि फोन्स तो और भी अवेलेबल थे, ब्लैकबेरी, सैमसंग, ये पहले के ज़माने में ब्लैकबेरी भी चलता था, तो सैमसंग, नोकिया, सब टाइप के ब्रांड्स अवेलेबल थे, बट एप्पल ने खुद की पोजिशनिंग की और वैल्यू क्रिएट की फॉर द कस्टमर्स, कि लोगों को लगता है कि हमने ये प्रोडक्ट लेना चाहिए और हमारे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी एप्पल ने बनाई। आगे देखते हैं, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज। कौन से इश्यूज पे फोकस करता है, कंपनीज कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एडवांटेज रिलेटिव टू कंपेटिटर्स। मतलब मेरा कंपनी का कॉस्ट का एडवांटेज होना चाहिए दूसरी कंपनीज को लेके, मतलब दूसरी कंपनी को अगर 500 रुपये बनाने में लग रहे हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे वो 480 में ही प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने बनानी चाहिए। ठीक है, इस पे फोकस है। द प्रीमियम प्राइजेस अ कंपनी कैन चार्ज ओवर इट्स कॉस्ट फॉर डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स। जैसे मैंने आपको एप्पल का एग्जाम्पल दिया, एप्पल क्या करता है, अगर आप देखोगे आपको नॉर्मल फोन्स जो इवन सैमसंग के भी ले ले 20,000 या मतलब नॉर्मल मिड रेंज फोन भी आ जाते हैं 20,000 रुपये में, बट एप्पल का प्रोडक्ट देखोगे 50,000 से कम नहीं आता है, तो वो प्रीमियम प्राइजेस चार्ज कर रहा है। तो उसने डिस्टिंक्टिव फीचर निकाला, जो उसने उसका लुक दिया है एंड ऑल्सो जो सॉफ्टवेयर दिया है, उस रीजन से वो एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकता है, उसकी वैसी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, it is a process of combining the decision making structure with the cost information in order to strengthen the business strategy as a whole। तो strategic cost management क्या है, आपका जो डिसीजन मेकिंग, आप जिस तरीके से डिसीजन लेते हो, आप कॉस्ट को कंसिडर करके वो डिसीजन लो, आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है वो सब इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखो और उस बेसिस पे आप डिसीजन लो ताकि आपका बिजनेस एज अ होल बढ़ते जाए। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मेजर्स एंड मैनेजेस कॉस्ट टू अलाइन द सेम विद कंपनीज बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये मैंने आपको अभी बताया कि कॉस्ट को इस तरीके से मैनेज करता है कि वो कंपनी की जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि मुझे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो कंपनी की स्ट्रैटेजी अचीव हो जाए।
द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज टू गेन अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बाय वे ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओ हो, आप बोलोगे मैम इतने सारे भारी वर्ड्स हमको कुछ भी नहीं समझा। मैं हूं ना, रुको देखते हैं। अब इसमें पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, ये आपके लिए कंप्लीटली नया टर्म है, इसका मीनिंग भी हमने यहाँ लिखा है, आप वो देख सकते हो। सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस आर कंपनी एसेट्स और कैपेबिलिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट और एक्सीड एंड प्रोवाइड अ सुपीरियर और फेवरेबल लॉन्ग टर्म पोजिशन ओवर कंपेटिटर्स। क्या हुआ कि जो मेरी कैपेबिलिटीज है, कोई कंपनी की कैपेबिलिटीज है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल वापस मैं आपको एप्पल का एग्जाम्पल अगर दे दूं, एप्पल ने क्या किया, या एप्पल का एग्जाम्पल अगर छोड़ भी दे, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं Amazon का या वॉलमार्ट का ले सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज एक्चुअली वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने इस तरीके से अपना सिस्टम डेवलप किया कि वो जो प्रोडक्ट्स है वो इतने चीप रेट्स में बेचता है लोगों को कि उससे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने ह्यूज स्केल में उसका इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है कि वो जो वेंडर्स है उनसे नॉर्मल थोड़े से डिस्काउंटेड रेट में लेता है, क्योंकि वो बल्क परचेज करता है प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही उनके पास वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हो, वो इतने बल्क में प्रोड्यूस लोगों से लेगा, वेंडर्स से, कि उनको बहुत कम चार्जेस उसके लगेंगे और उसको ही वो सिमिलर डिस्काउंट पे बेचता है। तो इस रीजन से जो वॉलमार्ट की स्ट्रैटेजी है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड कैपिटल। तो उसको एक फेवरेबल लॉन्ग टर्म पोजीशन मिलेगा उसके कंपेटिटर्स के ऊपर। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट लीडरशिप। ये जो टर्म देखा हमने कॉस्ट लीडरशिप, उसका मीनिंग देखते हैं। अ स्ट्रैटेजी इन विच द सेम और बेटर वैल्यू इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एट अ लोअर कॉस्ट देन इट्स कंपेटिटर्स। क्या हो रहा है, कॉस्ट लीडरशिप क्या हुई कि हम जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसके जितना या उससे बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेम कॉस्ट पे या उससे कम कॉस्ट में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो बोट ले लो। आपको बोट पता है, बोट ब्रांड जो है उसके बहुत सारे ईयरफोन्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, आजकल वॉचेस भी शुरू किए। तो बोट ने क्या किया, उसने यूज की कॉस्ट लीडरशिप टेक्निक, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। उसमें क्या किया उसने, बोट ने, जैसे ऑलरेडी बोट आने के पहले क्या थे, कौन सी कंपनीज थी बोट आने के पहले, आपको अगर मैं स्पीकर की बात करूं तो सोनी बहुत चलता था, JBL चलता था, इवन वो पैनासोनिक भी चलता था, पैनासोनिक। और कौन सी कंपनीज थी, और जो भी बहुत सारी कंपनीज होंगी एक्सेट्रा, ये सब की पहले बहुत प्रोडक्ट्स चलते थे। बट बोट ने क्या किया, बोट आया, उसने पूरा मार्केट तोड़ दिया। उसने ये किया कि सोनी और JBL जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, 5,000 में अगर ये स्पीकर बेच रहा है, बोट ने सिमिलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया 3,500 में। इसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप, दैट ही इज प्रोवाइडिंग अ बेटर प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट विथ लेस प्राइस। तो बोट ने क्या यूज किया, ये स्ट्रैटेजी यूज की कॉस्ट लीडरशिप की। Product differentiation, a strategy which distinguishes a company's products or services from its competitors. Product differentiation का best example मैंने आपको already दिया है, which is Apple. एप्पल ने खुद को कैसे डिस्टिंग्विश किया, एप्पल ने खुद का सॉफ्टवेयर बनाया, एप्पल ने फिर जो प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है वो उसने अलग से की। जो पहले प्रोडक्ट्स आते थे सैमसंग के, जो सिमिलर लुकिंग प्रोडक्ट्स थे, इसने कंप्लीटली डिफरेंट डिजाइन की, जिस रीजन से इसका प्रोडक्ट स्टैंड आउट हुआ और प्रीमियम रेट्स पे बिकने लगा। तो अ स्ट्रैटेजी विच डिस्टिंग्विशेस अ कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम कंपेटिटर्स। तो एप्पल ने वैसा प्रोडक्ट दिया है मार्केट में। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो तो थोड़ा अच्छे से आपको समझेगा। बाद में जब आप पढ़ोगे आपको ये टर्म्स देख के एग्जाम्पल से सब कुछ याद आ जाएगा। तो आप इधर एग्जाम्पल में वॉलमार्ट लिख लो, फिर कॉस्ट लीडरशिप के एग्जाम्पल में आप बोट लिख लो कि बोट ने किस तरीके से मार्केट में कॉस्ट लीडरशिप बताई है और एंट्री करके उसने अपनी प्लेस एस्टैब्लिश करी है।
और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप एप्पल का एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, तो क्या था, ये तीन टर्म्स तो हमने देख ली जो सेम सेंटेंस में यूज की गई थी। अब वो सेंटेंस देख लेते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज टू गेन अ सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज बाय वे ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब बेसिकली अपनी कैपेबिलिटीज को यूज करके हमको जो हमारे कंपेटिटर्स है उन पे एडवांटेज लेना है बाय वे ऑफ कि हम कम प्राइस में सिमिलर या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, या हम लोग हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन करें कि वो सबसे अलग हो और स्टैंड आउट हो। ये इसमें लिखा है सिंपल में। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। जियो क्लोज डाउन सम ऑफ इट्स कस्टमर सर्विस सेंटर एज कॉस्ट कटिंग मेजर। कॉस्ट कटिंग मेजर मतलब कॉस्ट रिडक्शन के पर्पज से। This led to overcrowding of customers at other centers and longer waiting time for the customers. तो क्या हुआ, उसने सेंटर एक जगह बंद कर दिया। उस रीजन से क्या हुआ कि जो दूसरा सेंटर है उधर लोग जाके लाइन लगा के खड़े हो गए और वहां बहुत टाइम जा रहा था। ये रीजन से द वॉल्यूम ऑफ वर्क एट अदर सेंटर्स इंक्रीज्ड एंड इट ऑल्सो इम्पैक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। इस रीजन से जो वहां के एम्प्लॉयज थे दूसरे प्लेस के, उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो गया क्योंकि वो लोग थक जाते थे काम करके। ड्यू टू दिस डिसीजन बोथ द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी। कस्टमर्स क्यों हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उनको लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। और एम्प्लॉयज क्यों अनहैप्पी थे, क्योंकि उनका वर्कलोड बढ़ गया। दिस टाइप ऑफ बिजनेस डिसीजन कैन इम्पैक्ट द गुडविल एंड ब्रांड इमेज ऑफ कंपनी एंड इम्पैक्ट द सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन लॉन्ग रन। मतलब ये जो एक्सेसिव इन्होंने क्या किया है, कॉस्ट रिडक्शन करने के चक्कर में इन्होंने ये जो सेंटर को बंद किया है, इस रीजन से जो लोगों में मन में उनको जो चिड़चिड़ होगी और इरिटेशन होगा कि यार इतनी देर कौन खड़ा रहे, तो गुडविल खराब हो रही है, ब्रांड इमेज खराब हो रही है। एंड ऑल्सो आगे चल के लोगों को लगेगा यार इसका सर्विस सेंटर तो मेरे घर के पास, मेरे होम टाउन में बहुत एक ही है या नहीं है, इस रीजन से मैं ये प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता हूँ। तो ये रीजन से प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स भी अफेक्ट होगा लॉन्ग रन पीरियड में। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी following the traditional approach does not carry out preventive maintenance of its machine on regular basis to save cost। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि वो रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव मतलब कोई चीज हो जाती है फिर हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कोई मशीन है तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं कि वो मशीन के जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो हम कंटिन्यूसली नहीं करते। जैसे उसका कोई पार्ट खराब होता है तब हम उस पर काम करते हैं कि भाई इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा हमको। तो रिपेयर ऑफ मशीनरी इज कैरिड आउट एज एंड व्हेन द मशीनरी ब्रेक्स डाउन। अंडर दिस ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट सेविंग। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हमारा क्योंकि फोकस है कि हम कॉस्ट को कम करें और कॉस्ट सेव करें, बस यही इंटेंशन से हम उसका मेंटेनेंस नहीं करते और हम जब वो खराब होती है तभी हम उसके लिए ऊपर वर्क करेंगे। दिस इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच टू मैनेज कॉस्ट। ऑफ कोर्स इट इज अ शॉर्ट टर्म अप्रोच। ठीक है, व्हेन मशीनरी ब्रेक्स डाउन द कंपनी लूजेस मोर इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन टाइम एंड आइडल लेबर टाइम। लैक ऑफ रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड planned shutdown time also reduces the life of machinery and has a long term impact। तो क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, खराब हो जाती है, तो मेंटेन करने, जब पहले हम रेगुलरली मेंटेन करते थे तो वो मेंटेन करने के लिए एक दिन लगता होगा या मे बी कुछ आवर्स लगते होंगे। बट जैसे वो मशीन मर जाती है, मतलब पूरी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो लेबर्स आ रहे हैं उनका भी टाइम पास होता है, तो उनके लेबर आवर्स लॉस होते हैं क्योंकि हम पे नहीं करते। हम बोलेंगे कि तुम काम नहीं कर रहे हो, अभी मशीन खराब है, तो तुम्हारा भी हम तुमको पे नहीं करेंगे वो टाइम के लिए, तो लेबर आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। फिर ऑल्सो जब उस टाइम में हम और प्रोडक्शन कर सकते थे हम वो भी नहीं कर पा रहे, जिससे लॉस ऑफ प्रोडक्शन टाइम भी हो रहा है। तो इन ऑल हमारा लॉस ही लॉस हो रहा है। तो इस रीजन से एंड ऑल्सो हम कोई मशीन को अगर बार बार हम थोड़ा मेंटेन भी नहीं करते हैं तो वो मशीन की लाइफ है उस पर भी अफेक्ट होता है। तो देर इज ऑल्सो रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ मशीनरी एंड हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, if the loss of production is for a longer period then the company might lose its market share to its competitors। market share to competitors मतलब क्या होता है कि अभी अगर मेरी मशीन खराब हो गई है और मार्केट में डिमांड चल रही है कि हमको
10,000 यूनिट्स चाहिए, बट मेरी मशीन तो खराब है ना, मैं कैसे प्रोवाइड करूंगी 10,000 यूनिट्स? तो वो क्या करेंगे, दूसरी कंपनी वो प्रोवाइड कर देगी वो चीज, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। इस रीजन से जो मेरा मार्केट शेयर था वो दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। Hence it is important to look at cost management with strategic focus. इसीलिए हम ट्रेडिशनल सिस्टम से हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो ये है कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म है। ये हमने अभी देखा कि मशीन पे तुम जब खराब हो रही है तुम तब काम करना शुरू कर रहे हो, तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच हो गई। लॉन्ग रन पे तुम्हारा क्या काम होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए कि वो मशीन को हम अच्छे से मेंटेन रखें ताकि वो कंडीशन ही ना आए जिससे मशीन का ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, फोकस इंटरनली, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका फोकस क्या होता है कि भाई मेरी कॉस्ट है, मुझे बस कॉस्ट कम करना है, बाकी मुझे कोई चीज से मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या रहता है कि मैं अंदर से कैसे, मैनेजमेंट के अंदर से मैं कैसे कॉस्ट कम कर सकता हूँ, और मैं बाहर भी मार्केट स्टडी करूंगा कि मैंने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट कम रहे और सेल्स भी अच्छे से हो। बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, each value activity has a separate cost driver, so it is not based on volume but on activities associated with the manufacturing of product. अब इसमें कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी कि मेरी इतनी वॉल्यूम बिक रही है, उस पर मैंने कॉस्ट डिसाइड कर ली। इसमें क्या है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है बट ऑन एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो जो एक्टिविटीज एसोसिएटेड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये तो हमने देखा ही है कि कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन करना है, कि जियो के जैसे सेंटर्स बंद कर दिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको कॉस्ट रिड्यूस करना है, इसलिए हम ये सेंटर बंद करते हैं। बट क्या उससे फायदा हुआ? नहीं हुआ, वर्कलोड बढ़ा एंड ऑल्सो कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या है ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू अचीव सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। ये पॉइंट हमने पूरा देखा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है उनका ओवरऑल, कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे हमारा प्रोडक्ट स्टैंड आउट हो और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लगे और हम बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट कंट्रोल प्लस कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू इंप्रूवमेंट एट द सेम टाइम। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है कि हम वैल्यू को भी इंप्रूव करें एट द सेम टाइम। ठीक है, इंक्रीज कैश फ्लो फॉर वर्किंग कैपिटल। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में हमको वर्किंग कैपिटल के लिए कैश चाहिए, मतलब आप पैसा आएगा, बस मुझे इतना पैसा आने दो कि मेरा बस रोज का काम चलते जाए, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म फोकस ही नहीं है इन लोगों का। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, इंक्रीज कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमारा टारगेट ये रहेगा कि मुझे जो पैसा आएगा वो पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगा और उससे और पैसा अर्न करूंगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट डजंट सपोर्ट रिस्की डिसीजन, और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क टेकिंग अप्रोच एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इटसेल्फ विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल में हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारे कि हमको पता है कि इस तरीके से चीज़ें होती है और हमको रिजल्ट मिलेगा, तो हम वैसे की वैसे ही चलते, मतलब नाक की सीधी लाइन में चलते हैं। और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, हम थोड़े रिस्क लेते हैं कि हमको बेटर क्वालिटी मिले, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कम हो जाए और हमारी सेल्स अच्छी हो जाए। तो ये रिस्क टेकिंग अप्रोच रहती है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। आगे है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। टेक्निक्स फॉर कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। तो ये हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ देखा है। कॉस्ट कंट्रोल इज अ टेक्निक यूज टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विथ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट एंड ऑल्सो अलाइन देम विथ प्रॉपर बजटरी कॉस्ट। ये हमने देखा, अच्छे से देख लिया कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप न्यू सिटी में जा रहे हो, ठीक है, हमने एक्चुअल और बजट को कंपेयर किया। और ये एक्चुअल और बजट हम और कहाँ कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये हम सेम प्रोसेस यूज करते हैं, बस आपको इसके लिए टर्म नहीं पता थी, उसके लिए टर्म है कॉस्ट कंट्रोल। स्टेप्स क्या देखी, बजट प्रिपेयर किया, इवैल्यूएट किया कॉस्ट, फिर जो एक्चुअल था वो इवैल्यूएट किया, फिर हमने उन दोनों का डिफरेंस ढूंढा, डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। फिर रीजन इंस्पेक्ट किया कि क्यों ऐसा हुआ, और हमने
एक्शन लिया कि हम उसको कैसे बजट पे ला सकते हैं और जो एक्चुअल हमारा ज़्यादा हुआ था उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो आप इधर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप पुणे आ रहे हो, पुणे फॉर कोचिंग। आप इतना लिख दोगे, आपको याद आ जाएगा कि क्या था, आपने पूरा बजट और एक्चुअल जो था वो याद आ जाएगा। और अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हो कि आपने सोचा था इतना लगेगा बजट और एक्चुअल, और ये ऐसा टेबल बना लो जिसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो कोचिंग की फीस, फिर एक लिख सकते हो मेस, और क्या लिखा था हमने, रेंट, रेंट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो आपका घूमना फिरना था उसमें अदर्स। बस आप ऐसे लिख लोगे, आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, ये आप लिख लेना, मतलब आप स्क्रीन पॉज करके आप ये लिख सकते हो। सेकेंड टेक्निक हमने देखी थी कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज यूज टू रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। ये मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए उसकी क्वालिटी। इसकी एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, एक हमने ये दिया था कि जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, मतलब वेजिटेबल्स यूज हो रहे हैं। एक मैंने शेफ का एग्जाम्पल दिया था, शेफ कि एक बहुत अच्छा कुक करता है और एक कम अच्छा मतलब लोकल शेफ रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं फॉर रेस्टोरेंट फॉर कुकिंग पर्पस वो चीप यूज़ हो रहे हैं। मतलब एक फ्रेश रॉ मटेरियल यूज़ करना वर्सेस पुराने रॉ मटेरियल यूज़ करना, वेजिटेबल्स यूज़ करना, ये डिफरेंस हो सकता है उनमें। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द रिडक्शन शुड बी रियल एंड परमानेंट एंड नॉट ड्यू टू टेम्पररी रीजंस लाइक चेंज इन टैक्सेस। ये हमने बहुत अच्छे से देखा कि रिडक्शन जो है इट शुड बी परमानेंट एंड रियल, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। हमने क्या देखा था कि एक महीने में वेजिटेबल प्राइजेस फेल इन फेब्रुअरी। हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस में हमने ये एग्जाम्पल देखा था। वो परमानेंट रीजन नहीं है, वो टेम्पररी रीजन है, हेंस वो चेंज नहीं है, वो रिडक्शन नहीं है। ठीक है, फिर 2 वेज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। 2 क्या, हमने तो बहुत 4 तरीके देखे। रिड्यूस, क्या तरीके लिखे हैं इधर, रिड्यूस टोटल कॉस्ट विद सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम का हमने क्या एग्जाम्पल देखा, हमारी ब्रांड थी 12, इसमें हमने क्या किया था, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमको वेरिएबल कॉस्ट कम करके दो, तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। इंक्रीज वॉल्यूम विद सेम कॉस्ट, इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी थी, पहले मैंने बोला कि मुझे 200 यूनिट्स ही चाहिए, तो फिर मुझे भैया ने समझाया नहीं 200 यूनिट्स लोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आप एक काम करो 1000 यूनिट्स ले लो, जिस रीजन से आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ये हमने एग्जाम्पल देखा। तो आप इधर लिख सकते हो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में आप यहाँ लिख दो कि ऐसे ड्रॉ कर दो 12। आपको आई होप आपको याद आ जाए कि ये एक पेपर बैग है और इसके प्रोडक्शन में हमने वेरिएबल कॉस्ट को कम किया था और इधर हमने क्या किया था, 100 यूनिट्स से यूनिट्स बढ़ा दिए थे। ये दो आप यहाँ पे लिख दो। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी ऐड कर दो कि चेंज इन डिज़ाइन, चेंज इन डिज़ाइन। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, एग्जाम्पल लैपटॉप। और एक्चुअली आपके बुक में ये 2 ही पॉइंट्स दिए हैं इसलिए हमने 2 लिखे हैं, बट ये आपके नॉलेज के लिए आप और ऐड कर सकते हैं। तो चेंज इन डिज़ाइन देखा और एक क्या देखा था हमने, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी का क्या एग्जाम्पल देखा कि हमारे फ़ोन जो बटन्स थे उसकी जगह टच स्क्रीन फ़ोन्स हो गए, तो टच स्क्रीन फ़ोन्स, टच स्क्रीन फ़ोन्स। या हमने वो बिल्डिंग का भी एग्जाम्पल देखा था जहाँ सिक्योरिटी गार्ड को रिप्लेस करके हमने क्या देखा, हमने एक फेस आईडी वाला सिस्टम लगा दिया था जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। जो हम उनको पे करते थे वर्सेस जो हमारा सिस्टम है वो और उससे सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने आज जो भी पढ़ा वो सब कवर कर लिया है। थ्योरी भी हमने देख लिया आज
और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये आपको अभी पता चला है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से हमको क्यों शिफ्ट होना पड़ा। अब कल हम जो नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है टारगेट कॉस्टिंग, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है। जो यहाँ पे हमने देखा कि हमको 10 करोड़ का मैंने सोचा कि मुझे प्रॉफिट ये साल अर्न करना ही है और उस बेसिस पे मैंने मेरी टारगेट कॉस्ट निकाली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप एक बार इंट्रोडक्टरी जो ओरिएंटेशन का लेक्चर है आप वो भी देख लें, और ये वाला लेक्चर है आप ये भी देखें, और इसके आने वाले अगले लेक्चर्स भी देखें। तो ये सब आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, और कोई भी इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिया गया नंबर इस पे कॉल करिए, और हमारी वेबसाइट पे भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो आज का सेशन वॉज अबाउट 1 minute 20 seconds। तो जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले रहेंगे हम ट्राई करेंगे कि इट विल बी अराउंड 2 hours। तो यस गाइस, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।